गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे स्पर गियर डिज़ाइन बेस्ड ऑन लेविस एंड बकिंघम इक्वेशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आपके नोट्स में दिया हुआ है पेज 179 में, एग्जाम्पल 17.9। इसके कुछ डाटा इस प्रकार है। ए पेयर ऑफ स्पर गियर्स विद 20 डिग्री एफ डी आई टी, अल्फा हो गया 20 डिग्री, कंसिस्ट ऑफ 19 टीथ पिनियन मैशिंग विद ए 40 टीथ गियर। इसमें आपको Z1 दिया है 19 और Z2 दिया है 40। द पिनियन ट्रांसमिट 7.5 किलोवाट पावर एट 1500 RPM, पावर 7.5 किलोवाट, और पिनियन का RPM दिया हुआ है 1500। द सर्विस फैक्टर इज 1.5, CS की वैल्यू भी मिली हुई है। बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील with SUT 600, SUT की वैल्यू मिल गई। द मॉड्यूल एंड फेस विड्थ आर 4 mm एंड 40 mm। मॉड्यूल है 4 mm और फेस विड्थ है 40 mm। इस क्वेश्चन में एक चेंज देखेंगे कि इसमें आपको मॉड्यूल मिल गया है और आपको ये सबसे हमारा बेसिक डायमेंशन होता है किसी भी गियर में, जिसको हम ढूंढते हैं और उसके बाद उसके सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास मॉड्यूल गिवन है तो हम इस गियर के सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स में कुछ दिया हुआ है। इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से हम अपने 4 स्टेप्स बनाएंगे और उन चीज़ों को ढूंढेंगे। जैसा पहला पॉइंट में आपको पूछा गया है कि यूज वेलोसिटी फैक्टर टू अकाउंट फॉर डायनामिक लोड, फाइंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर ये वर्ड जब भी आता है तो हम पी इफेक्टिव को इसके साथ रिलेट करते हैं कि पी इफेक्टिव आपको 2 इक्वेशन होते हैं, एक इनिशियल वाला जिसमें वेलोसिटी फैक्टर आता है और एक फाइनल वाला जिसमें बकिंघम्स डायनामिक लोड आता है। तो इसमें वही बोला हुआ है कि पी इफेक्टिव आपको वो वाला इक्वेशन लेना है जिसमें वेलोसिटी फैक्टर आता है और उसके बेसिस पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहला स्टेप का हेडिंग वही डालेंगे कि FOS बेस्ड ऑन वेलोसिटी फैक्टर। तो आपको मालूम है अगर आपको FS निकालना है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए जिसमें FOS आएगा, और वो तभी आता है जब आप बीम स्ट्रेंथ, किसी भी गियर के बीम स्ट्रेंथ को इक्वेट करते हैं P इफेक्टिव के साथ मल्टीप्लाइड बाई FOS। अब आपको अगर बीम स्ट्रेंथ और P इफेक्टिव मिल जाएगा तो आप FOS की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर SB का इक्वेशन होता है MB सिग्मा B और Y। आपको आपके गियर का बीम स्ट्रेंथ निकालना है तो उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका किस चीज को आपको डिजाइन करना है, पिनियन और गियर को। क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों गियर स्टील के हैं तो अलग से स्टेप ना बना के यहीं पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सिंस बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील देयरफॉर पिनियन विल ऑलवेज बी वीकर देन द गियर, हेंस वी हैव टू डिजाइन फॉर पिनियन। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आपके जो भी इक्वेशन है वो पिनियन के टर्म्स में ही जमेंगे। तो हमको पिनियन का बीम स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिला हुआ है 4 mm, फेस विड्थ मिला हुआ है 40 mm, सिग्मा भी आपको मालूम है SUT/3 होता है जो कि आ जाएगा 200, और कैपिटल Y की वैल्यू लेविस फॉर्म फैक्टर पिनियन के टीथ के बेसिस पे निकलेगा Z1 19 जो आपको दिया हुआ है, और ये निकल के आएगा आपका 0.314। इन्हें अगर चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीम स्ट्रेंथ मिल जाएगा आपको 10048 न्यूटन। अब हम बात करते हैं पी इफेक्टिव की। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको वो पी इफेक्टिव लेना है जिसमें वेलोसिटी फैक्टर आता है, मतलब CS PT/CV। यहां पर आपको CS की वैल्यू गिवन है जो कि है 1.5। टेंजेंशियल फोर्स PT के लिए आपको चाहिए रहेगा टॉर्क की वैल्यू और डायमीटर की वैल्यू, क्योंकि PT होता है आपका ट्वाइस MT1/D1 अगर हम पिनियन का ले तो। अब टॉर्क, पावर और RPM दिया हुआ है तो यहां से आपका टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आ रहा है 47746.48 न्यूटन मिलीमीटर। D1 जो कि होता है मॉड्यूल इंटू Z1, ये आपका निकल के आ जाएगा 4 इंटू 19 आप करेंगे तो D1 आ जाएगा 767, और इसको अगर आप डालेंगे PT के इक्वेशन में तो आपका टेंजेंशियल फोर्स निकल के आएगा 1256.49। ये आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स।
बच गया आपका CV, ये वेलोसिटी फैक्टर होता है। यहाँ पर अब आपको वेलोसिटी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी का इक्वेशन पिनियन के केस में होता है पाई d1n1 अपॉन 60 10⁻³ और आप देखेंगे आपके पास d1 भी है जो कि निकल के आया 76, आपके पास n1 है जो है 1500, इसको आप रखेंगे तो आपका वेलोसिटी निकल के आएगा 5.969 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब CV का आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो रहता है 3/3 + v लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड के लिए, और इससे इस वेलोसिटी को आप यहां रखेंगे तो CV की वैल्यू आती है 0.3345। अब आपके पास CS है, PT है और CV है, इसको डालेंगे तो आपको आपका P इफेक्टिव मिल जाएगा, इफेक्टिव लोड जो आएगा 5634.48। और बीम स्ट्रेंथ और P इफेक्टिव को आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आपका पहला स्टेप का आंसर मिलेगा 1.78। और हम आ जाते हैं स्टेप 2 में, जो सेकेंड पॉइंट जो आपको ढूंढने बोला हुआ है, इफ FOS is 2 फॉर पिटिंग फेलियर फाइंड सरफेस हार्डनेस ऑफ द गियर। अब यहां पर आपको एक FOS की वैल्यू दिया हुआ है जो कि 2 है पिटिंग फेलियर के लिए, और आपको बोला है कि सरफेस हार्डनेस निकालना है आपको गियर्स का। हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी देखा है कि सरफेस हार्डनेस हमेशा वियर स्ट्रेंथ के इक्वेशन से निकलता है। जिस तरीके से SB P इफेक्टिव के साथ रिलेट होता है वैसे ही वियर स्ट्रेंथ भी P इफेक्टिव के साथ रिलेट होता है यूजिंग FOS। तो अब हम हार्डनेस निकालेंगे तो हेडिंग डालेंगे हार्डनेस ऑफ गियर्स, और इसमें वियर स्ट्रेंथ को हम इक्वेट करेंगे P इफेक्टिव इनटू FOS से। अब इस इक्वेशन में ध्यान रखेंगे आपको P इफेक्टिव आपने निकाल चुके हैं जो 5634.48 है, और FOS आपको रखने बोला है पिटिंग फेलियर के लिए, वियर फेलियर के लिए 2। तो आपको बस SW का इक्वेशन डालना है जो कि होता है BQ D1K इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS। यहां से आप देखेंगे तो आपको B पता है जो कि 40 है, Q की वैल्यू निकलती है ट्वाइस Z2 अपॉन Z1 + Z2 जो कि निकल के आ रहा है Q 1.356। D1 आपने पहले ही निकाला हुआ है 76 mm। K की वैल्यू होती है 0.16, अगर दोनों गियर स्टील का है तो 0.16 BHN/100 का होल स्क्वायर, उसी को रखेंगे तो BHN मिल जाएगा। अब इन सारे इक्वेशंस को आप जमा लेंगे तो 40 × 1.356 × 76 × 0.16 BHN/100 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P इफेक्टिव 5634.48 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो पिटिंग के लिए रखने बोला हुआ है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका BHN का वैल्यू निकल के आएगा 413.35, जिसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 420। तो ये आपका दूसरा स्टेप खत्म हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ गियर्स आर मशीन टू ग्रेड 8 फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूजिंग बकिंगम्स इक्वेशन फॉर डायनामिक लोड। अब यहां पर दिया गया है कि गियर्स को मशीनिंग किया जाता है जिस तरीके से उसके बेसिस पे हम उसका एरर निकालते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि ग्रेड 8 से मशीनिंग की गई है ना, तो आपको फिर से एक नया FOS निकालना है, लेकिन अब की बार यूजिंग बकिंगम्स डायनामिक लोड। तो हम वापस आएंगे स्टेप 3 में, जिसमें हमको यही इक्वेशन यूज करना है SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS, है ना। जिसमें आपका SB तो यही रहेगा, लेकिन P इफेक्टिव निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक नया इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें बकिंगम डायनामिक लोड है। पहले स्टेप में हमने P इफेक्टिव वो लिया था जिसमें वेलोसिटी फैक्टर था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ था। अब की बार जो आपको इफेक्टिव लोड निकालना है उसमें बकिंगम डायनामिक लोड आना चाहिए। तो SB तो आपका 10,048 ही निकलेगा, लेकिन जो अब आपका P इफेक्टिव है ना, तो अब आएगा आपका FOS बेस्ड ऑन बकिंगम्स डायनामिक लोड। इसके बेसिस पे आपको FOS निकालना है। ये स्टेप 3 का नाम हम चेंज करेंगे। SB मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये वही चीज है आपका SB तो वही आएगा, बीम स्ट्रेंथ दांत की स्ट्रेंथ
बस पी इफेक्टिव का इक्वेशन चेंज हो जाएगा जो होता है सी एस पी टी प्लस पी डी। अब अगर देखेंगे इस इक्वेशन में तो आपको सी एस मालूम है फिर से 1.5 और टेंजेंशियल लोड भी पता है आपको, जो मैंने पिछले केस में निकाल रहा था। ये टेंजेंशियल लोड आ रहा है आपका 1256.49 न्यूटन। पीडी के लिए अब आपको डाटा बुक यूज करना पड़ेगा जहां पर इक्वेशन दिया हुआ है 21V ब्रैकेट में CEB प्लस PT अपॉन 21V प्लस अंडर रूट CEB प्लस PT। ऐसा बकिंघम डायनामिक लोड का इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनकी एक एक वैल्यूज को अगर आप ध्यान में देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको वेलोसिटी मालूम है जो 5.969 आई थी मीटर पर सेकेंड। फेस विड्थ हमको मालूम है जो कि है 40 mm। टेंजेंशियल लोड PT मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आपको बस दो टर्म और ढूंढने हैं, कैपिटल C और कैपिटल E की वैल्यू। तो आप देखेंगे कि आपके डाटा बुक में कैपिटल C का एक टेबल बना हुआ है जो दिया हुआ है टेबल नंबर 17.25 पे। ये डिपेंड करता है कि आपका पिनियन और गियर कौन कौन से मटेरियल का बना हुआ है और दूसरा आपका प्रेशर एंगल कितना है, ये इस बेसिस पे वो टेबल डिपेंड करता है। तो देखेंगे वहां पर कि आपका पिनियन और गियर दोनों ही स्टील का बना हुआ है, तो आपको लास्ट रो में दिखेगा कि पिनियन और व्हील का मटेरियल स्टील दिया हुआ है। उसमें फिर एक और आपको कॉलम मिलेगा जिसमें प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। इनको मैच करेंगे तो कैपिटल C की आपको वैल्यू मिल जाएगी जो मैक्सिमम केस में हमेशा सेम आती है 11,400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमको बस चाहिए E की वैल्यू। ये होता है एरर। जब भी कोई गियर मशीन होता है किसी ग्रेड पे तो उसमें एरर की वैल्यू मिलती है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि गियर्स को 12 ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12, जिसमें ग्रेड 1 सबसे बेस्ट गियर होते हैं, इनको हम प्रीशियन गियर्स बोलते हैं, और ग्रेड 12 को आप कमर्शियल कट गियर्स बोल सकते हैं जो कमर्शियली कटते हैं, जिनमें एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। तो ग्रेड जितना ग्रेड की वैल्यू आपको जिसका नंबर जितना कम दिखेगा मतलब बहुत बेटर ग्रेड होगा, उसमें एरर की वैल्यू भी उतनी कम मिलेगी। एरर को निकालने का इक्वेशन जो है ये कंबाइंड एरर है पिनियन और गियर का मिला के। तो एरर का इक्वेशन आपको मिलेगा पेज डाटा बुक में, अब ध्यान से देखेंगे पेज 17.16 में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एरर का इक्वेशन लिखना है। 17.15 में जाएंगे तो एरर इक्वल टू लिखा होगा वहां पर E1 प्लस E2। इसका मतलब ये जो एरर की वैल्यू आपको यहां रखनी है, ये दोनों गियर का पहले इंडिविजुअल निकालना है, फिर दोनों को ऐड करके ये एरर की वैल्यू यहां पर रखाएगी। अब एरर क्योंकि दोनों ही पिनियन और गियर एक ही ग्रेड से मशीन किए हुए हैं तो ग्रेड 8 पे आपको एरर की वैल्यू मिलेगी पेज 17.16 पे। तो आप देखेंगे वहां पर कि ग्रेड 8 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इस ग्रेड से मशीनिंग की हुई है, तो इसमें कॉमन एरर की जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो लिखा है 16 प्लस 1.255। मतलब पिनियन के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, गियर के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। पिनियन लिखते वक्त ये हो जाएगा E1 और यहां पर हो जाएगा 5-1, गियर का लिखते वक्त ये हो जाएगा E2 और ये हो जाएगा यहां पर 5-2। तो हमको बारी बारी इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पिनियन के लिए निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E1 इक्वल्स टू 16 प्लस 1.255। अब ये फाई का भी एक इंडिविजुअल फॉर्मूला पेज 17.15 में दिया हुआ है कि फाई डिपेंड करता है आपका मॉड्यूल और डायमीटर ऑफ गियर पे। तो फाई 1 का एक फॉर्मूला दिया हुआ है m प्लस 0.25 अंडर रूट डी। वहां पर आप देखेंगे फाई इक्वल्स टू m प्लस 0.25 अंडर रूट डी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम पिनियन के लिए यूज कर रहे हैं और आपको मालूम है कि पिनियन और गियर में मॉड्यूल कॉमन होता है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर m लिख रहा हूँ और फाई 1 अगर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ d1। तो हमको फाई 1 की वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू हम E1 में पुट करेंगे और E1 हमको आपको मिल जाएगा। तो अब अगर फाई 1 को देखेंगे तो m यहाँ पर दिया हुआ है 4 mm और d1 आपका निकल के आया था पिछले केस में 76। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई 1 आ रहा है 6.179 और इस फाई 1 को आप ऊपर इक्वेशन E1 में डालेंगे तो पिनियन के लिए एरर निकल के आ जाएगा 23.72। बस इसका यूनिट आप ध्यान रखेंगे कि यूनिट हमेशा माइक्रोन्स आता है, जिसको हम माइक्रोमीटर ही बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम
म्यू एम लिखते हैं। इसी तरीके से आपको गियर का भी ढूंढना है। गियर का भी जो E2 होगा वो फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि गियर भी ग्रेड 8 से ही मशीन हुआ है, तो वो भी हो जाएगा 16 प्लस 1.25। नोटेशन लिखते वक्त हम इसको phi2 कर लेंगे, और गियर के लिए phi2 का मतलब है आपको चाहिए रहेगा D2 की वैल्यू √D2। अब हमने D2 कहीं निकाला नहीं था, लेकिन हमारे पास Z2 की वैल्यू है, तो D2 इक्वल्स टू अगर mZ2 कर लेंगे तो आपका D2 का वैल्यू आ जाएगा यहां पर 160 mm, और यही मॉड्यूल 4 mm और D2 160 mm अगर आप रखेंगे तो आपका phi2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, या जैसे कि आपको नोट्स में दिख रहा होगा 7.162। और इसको जब आप E2 में डालेंगे तो आपको E2 की वैल्यू मिल के आएगी 24.95 म्यू एम। अब आप E1 और E2 को दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक कंबाइंड एरर मिल जाएगा, जो आएगा 48.67 म्यू एम, 48.67 म्यू एम। लेकिन हमने देखा है कि माइक्रोमीटर हम जो भी रखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वो हमारा मिलीमीटर रहता है। आप माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 48.67 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। तो इस तरीके से किसी भी गियर में अगर आपको ग्रेड पता है तो उसके एरर की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करके आप इजीली निकाल सकते हैं। दोनों के लिए, पिनियन और गियर के लिए ध्यान रखिएगा कि ई की वैल्यू समेशन ऑफ पिनियन और गियर का एरर होता है, इसलिए दोनों का आपको निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से अब आपका आ जाएगा वैल्यू। अब आपको सारे वैल्यूज मिल गए हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका डायनामिक लोड, जो कि निकल के आ रहा है 10,555.17 न्यूटन। और इस डायनामिक लोड को आप इस पी इफेक्टिव लेवल में डालेंगे, इस CSPT प्लस PD, तो फाइनल पी इफेक्टिव आपका आएगा 12,439.91। अब आपको इसमें बोला हुआ था कि FOS बेस्ड ऑन डायनामिक लोड, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि बीम स्ट्रेंथ आई है 10,048 न्यूटन और इफेक्टिव लोड आया 12,439। इसका मतलब जो आपका इफेक्टिव लोड है, गियर पे लगने वाला लोड है, उसके दांत की ताकत से ज्यादा है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि डिजाइन सेफ नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें जो लगने वाला लोड है उसके दांत की ताकत बीम स्ट्रेंथ से ज्यादा है। मतलब FOS की वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो लेस देन 1 है, लेकिन यहां पर सिर्फ FOS निकालने बोला है। तो यहां से हम FOS निकालेंगे SB डिवाइडेड बाई P इफेक्टिव, और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से कम आएगी वैल्यू, जो कि आ रही है 0.81। अब इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पॉइंट में आपको बोला हुआ है, इज द गियर डिजाइन सेटिस्फैक्ट्री। आपको पूछा गया कि क्या ये गियर डिजाइन सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम साफ देख रहे हैं यहां पर कि चूंकि आपका इफेक्टिव लोड बीम स्ट्रेंथ से आपका बहुत ज्यादा है, तो और FOS की वैल्यू 1 से कम आती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिजाइन सेफ नहीं है और ये दांत टूट जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर ये हो जाता है कि इज द गियर डिजाइन सेटिस्फैक्ट्री। तो इसको आपको नेक्स्ट 4th स्टेप में लिखना पड़ेगा कि सिंस FOS इज लेस देन 1 और P इफेक्टिव इज ग्रेटर देन बीम स्ट्रेंथ, देयरफॉर द डिजाइन इज नॉट सेफ। इसके आगे पूछा है इफ नॉट व्हाट इज द मेथड टू सेटिस्फाई द डिजाइन। मतलब सीधी सी बात है, आप कोई भी डिजाइन को ऐसा नहीं छोड़ सकते, आपको इसको सेफ बनाना ही पड़ेगा। तो इसको सेफ बनाने के लिए आप क्या चीज मॉडिफिकेशन करेंगे, इसी को पूछा गया है। तो हम इसलिए 4th पॉइंट अब डालेंगे, मॉडिफाइंग द डिजाइन। और यहीं इसी स्टेप में आप पहला आंसर दे देंगे कि इज द गियर डिजाइन सेटिस्फैक्ट्री, है ना। और उसके बाद आप उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए आपके पास, अगर हमने खुद मॉड्यूल डिजाइन किया रहता है, मॉड्यूल खुद निकाला था, तो हम मॉड्यूल को ही और बढ़ा देते और फिर सारे डायमेंशंस नए निकालते, तो हमारा ये पी इफेक्टिव कम हो जाता। लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल आपका फिक्स है, तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है कि एरर, कि ये जो एरर आया, अगर ग्रेड 8 से मशीनिंग की गई है तो एरर की वैल्यू आपको ये निकल के आई है। जो फाइनल एरर है वो है आपका 48.67 माइक्रोमीटर।
बस आपको यही ध्यान रखना है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रेड्स जैसे जैसे सुधरते हैं, मतलब अगर ग्रेड 1 की बात करें हम, तो इसमें सबसे कम एरर मिलता है। जितना गियर प्रिसीजन से कट होता है उसमें एरर की वैल्यू उतनी ही कम आती है। तो हम उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर एरर की वैल्यू को कम कर सकते हैं, तो हमारा इफेक्टिव लोड भी कम हो जाएगा। क्योंकि हम बेसिकली बीम स्ट्रेंथ और पी इफेक्टिव को जोड़ रहे हैं FOS से। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो एक ही तरीका होता है, या तो हम अपने दांत की ताकत को बढ़ा लें या इफेक्टिव लोड को कम कर लें। तो दांत की ताकत किसी तरीके से बढ़ नहीं सकती क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज फिक्स है, मॉड्यूल की, फेस विड्थ की, मटेरियल की जो सिग्मा बी इक्वल टू SU/3 है, और कैपिटल वाई की जो नंबर ऑफ टीथ पर डिपेंड करता है। तो हम बीम स्ट्रेंथ की वैल्यूज को ऑल्टर नहीं कर सकते, लेकिन पी इफेक्टिव में आता है आपका CS PT प्लस PD। इसमें ये दोनों को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन PD निकालने के लिए जो हम इक्वेशन यूज करते हैं उसमें हम एरर की वैल्यू को बहुत कम कर सकते हैं, जिससे फाइनली ये P इफेक्टिव की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अब इसलिए हमें मान के चलते हैं, है ना। अब इसमें कुछ एजम्पशन ऐसा लेना पड़ेगा, हम वापस जहाँ से हम एरर लिखाए थे, है ना, उसी में जाएंगे हम, है ना। जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि लेट अस सेलेक्ट ग्रेड 6 फॉर विच, है ना। तो अब हमको ग्रेड को कम करना पड़ेगा, है ना। तो 8 की जगह मैंने 7 ना लेके, क्योंकि इटरेशन प्रोसेस असल में होता है, इसमें बारी बारी एक एक करके ग्रेड कम किया जाता है, लेकिन एग्जाम में आप अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ग्रेड को स्किप कर दिया है, 8 के बाद 7 ना लेके मैं एक ग्रेड और ले लिया हूँ, ग्रेड 6 को। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अब जो मेरा गियर है वो ग्रेड 6 से मशीनिंग हो रहा है, जिसमें एरर की वैल्यू आपको इसी तरीके से निकालनी है। तो ग्रेड 6 पे आप देखेंगे एक एरर का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है 8 + 0.635, ऐसा। मतलब अगर ये पिनियन के लिए हो जाएगा तो ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा φ1, और φ1 आपके पास निकल के आ चुका है 6.179। सिर्फ आपको इस इक्वेशन में डालना है, तो E1 आपका निकल के आ जाएगा 11.89 μm। आपको दिख रहा होगा जो पहले 23.72 आया था, ये एरर अब कम हो गया पिनियन का, है ना। φ1 वही रहेगा, फाइनल में कोई चेंज नहीं, क्योंकि M और D1 वही कांस्टेंट है। तो इसलिए बस आपको सिर्फ φ1 की वैल्यू निकालना है, आपको नए E1 में आपको डाल के, तो इससे आपका आएगा 11.89, जो दिख रहा है 23.72 से कम है। सिमिलरली आप गियर के लिए E2 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आएगा 8 + 0.63 φ2। φ2 भी आप निकाल के रख चुके हैं, जो आया है आपका 7.162, और इसी को आप डालेंगे यहाँ पर, तो E2 की वैल्यू आपको दे रहा है 12.51 μm, जो 24.95 से बहुत कम है। और दोनों का एडिशन करेंगे तो फाइनल एरर भी आपका कम हो जाएगा, जो निकल के आ रहा है 24.4, जिसको हम मिलीमीटर में बोलते हैं 10⁻³ mm। आपको दिख रहा होगा कि फाइनल एरर आया है 24.4, और ग्रेड 8 में ये आया था 48.67, मतलब लगभग हाफ हो गया है ये एरर, है ना। अब इस वैल्यू को अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नया बकिंगम्स डायनामिक लोड की वैल्यू है ये आ रही है 6559.61 न्यूटन, और इसको भी आप बारी बारी ऑब्जर्व करते जाएंगे ग्रेड 8 के साथ में। तो उस वक्त पीडी आ रहा था आपका 10,555, और अब आपका ग्रेड 6 पे मशीनिंग करने से पीडी आ रहा है 6559.61। वैसे आपका पी इफेक्टिव इसलिए कम हो जाएगा, है ना, जो निकल के आएगा CSPT + PD वाले इक्वेशन में आप डालेंगे तो आपका फिर नया पी इफेक्टिव भी आएगा 8444.35, जो कि पहले आ रहा था 12,439। तो ये भी आपका पी इफेक्टिव भी कम हो गया है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपने जो SB पहले से निकाल के रखा था वो 10,048 था, और आपका पी इफेक्टिव अब 8,444 है। इसका मतलब आपका पी इफेक्टिव SB से कम हो गया, तो आपको FOS की वैल्यू अब की बार 1 से ज्यादा मिलेगी, जो कि आ रही है 1.19। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गियर डिजाइन है वो सेटिस्फैक्टरी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे 17.10। इसमें जो डाटा गिवन है, ए पेयर ऑफ स्पर गियर्स
विद 20 डिग्री FDIT, अल्फा आपको फिर से 20 डिग्री दिया है, कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ पिनियन मैशिंग विद 41 टीथ गियर, Z1 है आपका 20, Z2 41, द मॉड्यूल इज 3 mm while the face width is 40 mm, M 3 mm और B 40 mm, both gears are steel with SUT 600, SUT की वैल्यू है आपको 600, द हार्डनेस ऑफ द गियर्स आर 400 BHN, अब की बार आपको हार्डनेस दे दिया है जो आया है 400, द पिनियन रोटेट्स एट 1450 RPM, पिनियन की स्पीड 1450 RPM, एंड सर्विस फैक्टर इज 1.75, CS की वैल्यू दिया है 1.75, एज्यूम दैट वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, फिर से यहां पर बोला है कि जहां कहीं भी पी फैक्टर की बात आएगी उसमें वो वाला इक्वेशन यूज करना है जिसमें आपका वेलोसिटी फैक्टर रहता है, ठीक है। पी फैक्टिव के आप हमेशा दो इक्वेशन देखें, एक वेलोसिटी फैक्टर वाला, एक बकिंघम डायनामिक लोड वाला, दोनों का आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी फैक्टर वाले में CV यूज होता है और बकिंघम डायनामिक लोड वाला जो आपका पी फैक्टिव है उसको निकालने के आपको हमेशा गियर का ग्रेड पता रहना चाहिए और गियर के ग्रेड के बेसिस पे ही हम एरर निकालते हैं, तब जाके बकिंघम डायनामिक लोड का इक्वेशन निकलता है। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी फैक्टर वाला पी फैक्टिव लेने वाला है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 1.5। फाइंड द रेटेड पावर दैट द गियर्स कैन ट्रांसमिट, आपको निकालना है पावर की वैल्यू कि ये गियर कितना पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि पावर आपको तब पता चलता है जब उसका एक हम इक्वेशन जानते हैं, जब आपको टॉर्क पता चलता है ना। हम पावर को रिलेट करते हैं टॉर्क के साथ में कि 2 पाई n इंटू mt/60 10⁶, इसमें आरपीएम और टॉर्क को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आरपीएम मिला हुआ है लेकिन टॉर्क की वैल्यू आपको नहीं मिली हुई है ना, ये टॉर्क आपको निकालना है। अब अगर ध्यान देंगे कि अगर हम यूज करेंगे पावर जो कि आता है 2 पाई n इंटू mt/60 इंटू 10⁶, बात करेंगे नोटेशन की, तो आप देख रहे होंगे कि स्पर गियर के स्पेयर में पिनियन और गियर दोनों ही स्टील के बने हुए हैं, इसका मतलब आपको पिनियन डिजाइन करना पड़ेगा, तो ये N1 हो जाएगा, ये MT1 हो जाएगा। इसमें से N1 आपको पता है, आपको सिर्फ MT1 की वैल्यू चाहिए जिससे आपका पावर निकल जाएगा। ये MT1 छुपा रहता है आपके टेंजेंशियल लोड के इक्वेशन में जो कि होता है ट्वाइस MT1/D1। इसमें से आप D1 इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको मॉड्यूल और Z1 पता है, MZ1 करेंगे तो D1 निकल जाएगा, है ना। तो आपको बस अब PT की वैल्यू चाहिए, अगर आपके पास PT और D1 है तो आप MT1 निकाल सकते हैं और PT रहता है आपका इफेक्टिव लोड के इक्वेशन में जो कि आपको लेके चलना है, जिसमें वेलोसिटी फैक्टर यूज होता है, मतलब CS PT/CV। अब अगर आपको PT निकालना है तो इफेक्टिव लोड पता होना चाहिए और इफेक्टिव लोड हमेशा इक्वेट होता है उनकी दांत की स्ट्रेंथ से जो कि हो सकती है SB और SW इक्वल्स टू P इफेक्टिव इंटू FOS। मैं दोनों टर्म इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा डाटा गिवन है। SB होता है MB सिग्मा BY जो इजिली हम निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू रहेगी, और SW तब निकल पाता है जब हार्डनेस गिवन है, जैसा कि अभी एक केस में हार्डनेस आपको मिला हुआ है, मतलब SW की वैल्यू भी निकलेगी। और जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू रहती है तो हम वही वैल्यू लेते हैं जो छोटी रहती है और उसको P फैक्टिव के साथ इक्वेट करते हैं। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है 1.5। अब अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवर्स में देखेंगे तो सबसे पहले आपको इन दोनों वैल्यूज को निकालना है, बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ को, और दोनों में जो छोटा है उसको आप यहां रखेंगे और FOS की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा P फैक्टिव। इस P फैक्टिव को आप उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे जिसमें आप CS और CV की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा टेंजेंशियल लोड। टेंजेंशियल लोड को वापस ऊपर आप रखेंगे और इसमें आप D1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा टॉर्क, और टॉर्क को आप ऊपर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा पावर की वैल्यू। तो ये रिवर्स ऑर्डर में अगर आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से हमारा पहला स्टेप रहना चाहिए डिसाइडिंग द वीकर मेंबर। नोट्स मैंने दिखाया लेकिन आप वहां दिखाएंगे कि स्टेप आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो डिसाइडिंग द वीकर मेंबर में अगर आप देखेंगे, है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों गियर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो पिनियन विल बी वीकर। नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाता है कि बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालना। अब एक एक करके हम इन सब वैल्यूज को निकालेंगे। बीम स्ट्रेंथ SB जो कि होता है MB सिग्मा BY
आपको यहाँ पर मॉड्यूल दिया है 3, बी है आपका 40 mm, सिग्मा भी SUT/3 मतलब 200 होगा, और Z1 20 पे आप y की वैल्यू देख लेंगे जो कि निकल के आ रही है 0.32, तो इससे आपका SB निकल जाएगा 7680 न्यूटन। सेकेंड, अब आपके पास हार्डनेस ऑफ गियर भी है, तो मतलब आप गियर स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, जिसका इक्वेशन होता है BQ/D1K, जिसमें से आपको B पता है जो है आपका 40, Q होता है ट्वाइस Z2/Z1 + Z2, आपके पास Z1 और Z2 है, तो Q की वैल्यू भी यहां पर निकल के आ रही है 1.344। D1 आपका होता है MZ1, इसको आप निकाल सकते हैं जो आ रहा है आपका 60 mm, और K की वैल्यू होती है, अगर दोनों के स्टील के हैं, 0.16 BHN/100 का होल स्क्वायर। यहां पर BHN आप रखेंगे तो आपको ये K की वैल्यू मिल जाएगी 2.56, और इन सारी वैल्यूज को आप रखेंगे तो आपको वियर स्ट्रेंथ मिल जाएगा 8257.54 न्यूटन। अब आप अगर दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बीम स्ट्रेंथ है वो आपके वियर स्ट्रेंथ से कम है, मतलब ये जो इक्वेशन रहेगा इसमें आपको बीम स्ट्रेंथ का ही रखना है ना। अब थर्ड केस में आपको चाहिए P इफेक्टिव, है ना। इसको मैंने कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है, आप उसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि आप SB और SW पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा, विच एवर इज लेस, इसकी वैल्यू आप रखेंगे, है ना, मतलब स्मॉलर वैल्यू को आपको रखना है, इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS, और एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस वी कैन ऑब्जर्व दैट द बीम स्ट्रेंथ इज लेस देन द वियर स्ट्रेंथ, देयरफॉर यूजिंग SB इक्वल्स टू P इफेक्टिव इनटू FOS। अब आप पहले इसको इस्तेमाल करके P इफेक्टिव निकाल सकते हैं, है ना, मैंने डायरेक्ट उसमें टॉर्क की वैल्यू निकाल दी है ना, टॉर्क के टर्म्स में P इफेक्टिव निकाला हुआ है, तो आप सिर्फ P इफेक्टिव वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि SB मतलब जो आया है 7680 डिवाइड बाई FOS 1.5 करेंगे तो आपको P इफेक्टिव मिल जाएगा, फिर P इफेक्टिव का ये क्वेश्चन डालेंगे तो आपको PT मिल जाएगा, PT का ये क्वेश्चन डालेंगे तो आपको 271 मिल जाएगा, है ना। तो आप अगर ये डालेंगे तो आपको नेक्स्ट आपको स्टेप में आपको मिल जाएगा पावर की वैल्यू, जिसमें MT1 मेरा, मैंने इसको इक्वेट किया है, तो मेरा जो टॉर्क आ रहा है, डेसिमल वैल्यू थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, उसको ध्यान रखेंगे, टॉर्क आ रहा है 34845.26, इसी टॉर्क का उठा के रखेंगे तो इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा पावर जो कि आ रहा है 5.29 किलोवाट। तो इस तरीके से इन प्रोसेस को रिवर्स में आप फॉलो करेंगे तो आपको पावर तक आप पहुंच जाएंगे। अगर ये हार्डनेस गिवन नहीं रहता तो ये सिर्फ SB ही रहता, और SB के साथ इक्वेट करके हम पावर की वैल्यू निकाल सकते थे। मैंने पहले ही बताया कि वियर स्ट्रेंथ के इक्वेशन हम तभी यूज करते हैं जब हमको हार्डनेस की वैल्यू गिवन रहती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनसॉल्व में भी ऐसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको पावर निकालने बोला गया, उसमें भी यही सेम प्रोसेस लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।